मैं डॉक्टर अंजलि कुमारी, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि यूरोपीय देशों ने कैसे एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में अपनी अपनी कॉलोनियों को बसाया, उपनिवेश को बढ़ावा दिया और यह उपनिवेश कैसे साम्राज्यवाद में बदल गया। ऐसे हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद कहते किसको है। जब भिन्न प्रजाति वाले देश पर किसी दूसरे देश के राजनीतिक अधिपति की व्यवस्था हो जाती है तो उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। मानव इतिहास में साम्राज्य और साम्राज्यवाद प्रारंभ से ही पाया जाता है, लेकिन इसके स्वरूप में हमेशा अंतर होता रहता है। प्राचीन काल के साम्राज्य प्रत्यक्ष कर प्राप्त करने के निमित्त दूसरे देशों को जीतते थे। रोमन साम्राज्य का ऐसा ही स्वरूप था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के साम्राज्यवादी प्रयत्न का उद्देश्य खाली जगहों को आबाद करना और पिछड़े देशों से सोना चांदी इकट्ठा करना था। इस काल में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और हॉलैंड आदि ने अफ्रीका और एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जिसका मुख्य आधार वाणिज्यवाद था। इन देशों का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशों से कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना तथा अपने तैयार माल को इन उपनिवेशों में बेचना था। किंतु 19वीं सदी के उत्तरार्ध का नवीन साम्राज्यवाद इन उद्देश्यों के अतिरिक्त अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रसार तथा अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने के लिए भी प्रयत्नशील था। और कुछ ही वर्षों में यूरोप के मुट्ठी भर देशों ने अफ्रीका और एशिया के सारे देशों को आपस में बांट लिया। इस साम्राज्यवाद का प्रसार कई कारणों से संभव हुआ। इनमें आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य कई कारण थे। औद्योगिक क्रांति के कारण अतिरिक्त माल को बेचने के लिए नए बाजार ढूंढने की आवश्यकता महसूस हुई। अतः व्यापारी वर्ग ने अपनी सरकार पर दबाव डालकर अविकसित प्रदेशों पर अधिकार करने को प्रेरित किया। यूरोप के इन देशों में औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादित माल की लागत कम आई तथा लाभ की मात्रा बढ़ गई थी। अतः यदि ये व्यापारी अपने ही देश में इस अर्जित पूंजी का निवेश करते तो उन्हें बहुत कम ब्याज मिलता। अतः देश में पूंजीपतियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो इस अतिरिक्त पूंजी को ऐसे स्थान पर लगाना चाहता था जहां लाभ की संभावना अधिक हो। इस वर्ग ने भी उपनिवेशों की स्थापना हेतु अपनी सरकार को प्रेरित किया। साम्राज्यवाद के प्रसार में रेल, डाकतार आदि यातायात एवं संचार के साधनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल भेजना, संदेश पहुंचाना आसान हो गया। इसी समय यूरोप के देशों में जनसंख्या का प्रसार तेजी से हो रहा था। अतः इस अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने के लिए भी उपनिवेश की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। वैसे तो साम्राज्यवाद का विकास मूलतः आर्थिक आवश्यकताओं के कारण तो होता ही है, किंतु कुछ लेखक, विचारक और राजनीतिज्ञों की भी महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्य में रहती है। जैसे कि इटली, जर्मनी और रूस जैसे कुछ देशों ने जिनका औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत कम हो पाया था तथा जिन्हें नई मंडियों या बाजार स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी, मूलतः राजनीतिक उद्देश्यों से ही औपनिवेशिक विस्तार किया। इस समय तक औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। 1868 ईस्वी और 1872 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में इंपीरियल फेडरेशन आंदोलन का प्रभाव बढ़ने लगा। इसका विचार था कि इंग्लैंड को अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। 1870 ईस्वी में रस्किन ने कहा कि इंग्लैंड को शीघ्रातिशीघ्र नए उपनिवेश स्थापित करने चाहिए। उसे जहाँ भी उपयोगी खाली स्थान मिलता है उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। साम्राज्य स्थापित करने के मामले में ब्रिटेन के प्रसिद्ध साम्राज्य निर्माता सेसिल रोड्स का कहना था, जैसा मैंने बराबर कहा है, साम्राज्य पेट का सवाल है। यदि तुम गृह युद्ध से बचना चाहते हो तो तुम्हें साम्राज्यवादी अवश्य होना चाहिए। इसी तरह फ्रांस में भी साम्राज्यवाद की नई धारा का प्रभाव बढ़ रहा था। फ्रांस के प्रमुख अर्थशास्त्री पॉल लेराय-ब्यूल ने 1874 ईस्वी में एक पुस्तक में लिखा कि उन राज्यों के लिए जो सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं, उपनिवेश स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसके इस विचार से फ्रांस में वाडिंगटन, गैम्बेटा तथा जुल्स फेरी बहुत प्रभावित हुए।
इसके अलावा यूरोप के लाखों लोगों का विश्वास था कि गोरे लोगों की सभ्यता, विशेषकर उनके अपने देश की सभ्यता, पिछड़े देशों की रंगीन जातियों से कहीं अधिक उत्कृष्ट है। अतः फ्रांस ने अपनी औपनिवेशिक विस्तार की नीति को सभ्यता के विस्तार का कार्य, तो इटली ने इसे पुनीत कर्तव्य यानी कि सेक्रेड ड्यूटी घोषित किया, तो इंग्लैंड ने इसे श्वेत जाति का भार यानी व्हाइट मैन्स बर्डन बतलाया। इसी तरह ईसाई मिशनरियों ने भी साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। जैसा कि लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड में खबर भेजा कि अफ्रीका की भूमि व्यापार और ईसाई धर्म प्रचार के लिए उपयुक्त है। लिविंगस्टोन के समान ब्रिटेन के अन्य धर्म प्रचारकों ने भी एशिया और अफ्रीका में ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के साथ साथ अपने देश के राजनैतिक एवं आर्थिक साम्राज्य की वृद्धि के लिए प्रयत्न किया। इसी तरह फ्रांस के कार्डिनल लेविगरी ने अल्जीरिया में अफ्रीका के मिशनरियों की समिति स्थापित की और उसके माध्यम से ट्यूनिस में अपना धार्मिक प्रभाव स्थापित किया। इससे फ्रांस को ट्यूनिस पर अधिकार करने में सहायता मिली। बेल्जियम के पादरियों ने भी इसी प्रकार कांगो के क्षेत्र में अपने राज्य का प्रभाव स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। जर्मनी ने तो अपने पादरियों की हत्या का बहाना बनाकर चीन में हस्तक्षेप किया। इसी तरह साम्राज्यवादी विस्तार को सफल बनाने के लिए पूंजीपतियों ने जनसाधारण के समर्थन को भिन्न भिन्न प्रकार से प्राप्त करने का ढंग अपनाया। उन्होंने अपने देश की जनता के देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को उभारा। कहा जाने लगा कि नए प्रदेशों पर आधिपत्य होने से राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसकी कीर्ति फैलेगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय राज्यों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि बिना उपनिवेश की प्राप्ति के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा हासिल नहीं की जा सकती। 1870 ईस्वी के बाद अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए फ्रांस नए नए उपनिवेश प्राप्त करने के फेर में पड़ गया। उसी तरह राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने पर जर्मनी और इटली भी उपनिवेश स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इज्जत पाने को व्याकुल हो गया। अब बड़ी बड़ी जहाज कंपनियों के मालिक भी इस नीति का समर्थन इसलिए करने लगे कि उन्हें कोयला लेने या तूफान आदि से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की आवश्यकता पड़ती थी। इसके लिए वह समुद्री अड्डों या द्वीपों की ज़रूरत को सरकार को बताना शुरू किया। इनके अलावा कपड़े, लोहे, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद के व्यापारी, बैंक अधिकारी, सेना के कुछ अधिकारी अपने अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर एक ऐसा समूह बना लिए जिन्हें साम्राज्यवाद के निहित स्वार्थ का समूह भी कहते हैं, और ये लोग अपनी सरकारों पर दबाव बनाना शुरू किया। इस तरह इन साम्राज्यवादी कारकों ने मिलकर अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। वर्ष 1875 ईस्वी तक अफ्रीका का लगभग 10% हिस्सा ही यूरोपीय देशों की जानकारी में था। अभी भी 90% भूभाग से यूरोप के लोग अनभिज्ञ थे। अफ्रीका का प्रवेश द्वार खोलने का कार्य बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय ने किया। उसने अन्य देशों को अफ्रीका की जानकारी देने के लिए 1876 ईस्वी में ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। लियोपोल्ड ने खोजकर्ता हेनरी स्टैनली की सहायता से कांगो के विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया, जो स्वयं बेल्जियम के राज्य से 10 गुना बड़ा था। इससे यूरोप के देशों का ध्यान अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार की ओर आकृष्ट हुआ। अब फ्रांस, पुर्तगाल और इंग्लैंड भी कांगो प्रदेश में अपना प्रभाव स्थापित करने हेतु पहुंचे। परिणाम स्वरूप जो अफ्रीका अब तक अज्ञात प्रदेश था, वह अब यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बन गया। परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक समस्या को हल करने के लिए 1884-85 ईस्वी में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बर्लिन सम्मेलन में स्विट्जरलैंड को छोड़कर यूरोप के सभी देशों ने भाग लिया। यहाँ एक आचार संहिता तैयार की गई, इसे बर्लिन एक्ट कहा गया। इस सम्मेलन में कांगो फ्री स्टेट पर अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन सभा का अधिकार स्वीकार किया गया। वहाँ पर भी सभी देशों को व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। दास प्रथा को रोकने तथा वहाँ के निवासियों की शैक्षणिक और भौतिक उन्नति करने का भी निर्णय लिया गया। किंतु वास्तविकता यह थी कि कांगो का प्रदेश नाम के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय राज था, किंतु वास्तव में 1908 ईस्वी तक वह लियोपोल्ड का व्यक्तिगत राज्य ही बना रहा। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अफ्रीका में यूरोप के देशों का सशस्त्र हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ और इन देशों ने बहुत ही शीघ्र बिना किसी बड़े युद्ध के अफ्रीका को आपस में बांट लिया।
साम्राज्य विस्तार के दौर में इंग्लैंड सबसे आगे रहा। काहिरा से लेकर आसा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप तक के भूभाग पर उसका अधिकार था। इसमें मुख्य रूप से मिस्र, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, पूर्वी अफ्रीका में केन्या, युगांडा, पश्चिमी अफ्रीका में नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट आदि प्रदेश मुख्य थे। यहाँ तक कि उसके पास केप ऑफ गुड होप, नेटाल, ट्रांसवाल आदि के प्रदेश थे जिन्हें हम दक्षिण अफ्रीकी संघ की संज्ञा दे सकते हैं। इन प्रदेशों को अपने अधीन करने हेतु उससे कई समझौते करने पड़े, छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी या कई लोगों को चमकते हुए उपहार देकर संधियाँ करने पर मजबूर भी किया गया। प्रथम विश्व युद्ध तक ब्रिटिश साम्राज्य पृथ्वी के लगभग 1/4 स्थल भाग में फैल गया और संसार की जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग उसके अधीन आ गया था। औपनिवेशिक दौर में फ्रांस ने भी हिस्सा लिया। उसने ट्यूनिस, गैम्बिया, मोरक्को पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उसका यह प्रभाव इंग्लैंड द्वारा उसे समर्थन देने से ही संभव हो सका था। उसने अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अब जर्मन चांसलर बिस्मार्क की उपनिवेश स्थापना में यद्यपि कोई रुचि नहीं थी, किंतु औद्योगिकीकरण के कारण जर्मनी में उपनिवेश स्थापना की मांग बढ़ने लगी। परिणामतः जर्मनी ने एंग्रा पेक्वेन क्षेत्र के कुछ स्थान, कैमरून, टोगोलैंड, पूर्वी अफ्रीका के जंजीबार प्रदेश के कुछ हिस्से, सोमालीलैंड आदि पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार जर्मन पूर्वी अफ्रीका के प्रदेश का निर्माण हुआ। अफ्रीका के लूट में इटली भी जर्मनी की तरफ बहुत देर से पहुंचा। वह ट्यूनिस पर अधिकार चाहता था, किंतु इस पर फ्रांस ने अधिकार कर लिया था, अतः उससे निराशा हाथ लगी। इंग्लैंड के प्रोत्साहन पर 1885 ईस्वी में इटली ने मेसीवा, इरिट्रिया पर अधिकार कर लिया। वह अबिसिनिया पर भी अधिकार चाहता था, किंतु वहां उसे पराजित होना पड़ा। उसने तुर्की से त्रिपोली प्राप्त किया तथा साइरिनिका पर भी अधिकार स्थापित किया, किंतु इटली के ये उपनिवेश इतने अनुपजाऊ थे कि उनके लिए इटली को जितना धन व्यय करना पड़ता उतना लाभ उससे कभी प्राप्त नहीं हो सका। जब दूसरे महायुद्ध में इटली पराजित हुआ तो उसे उसके समस्त उपनिवेशों से वंचित कर दिया गया। पुर्तगाल जैसे छोटे से देश ने भी अफ्रीका की लूट में हिस्सा लिया और अंगोला, मोजाम्बिक आदि के प्रदेश प्राप्त किए। स्पेन को भी मोरक्को में टेंजियर का भूभाग प्राप्त हुआ। इस प्रकार विशाल अफ्रीका के भूभाग का बंटवारा लगभग 25 से 30 वर्षों में ही हो गया और इस बंटवारे की एक विशेषता यह रही कि वहाँ के स्थानीय शासकों या सरदारों ने इसका विरोध नहीं किया। अब मध्य और पश्चिमी एशिया में मुख्य रूप से रूस और इंग्लैंड की प्रतिस्पर्धा रही। रूस का मुख्य उद्देश्य ऐसे बंदरगाहों की तलाश करना था जो वर्ष भर खुले रहें। इसी उद्देश्य से वह दक्षिण की ओर कॉन्स्टेंटिनोपल तथा पश्चिम में अटलांटिक सागर के तट पर बंदरगाह प्राप्त करना चाहता था। रूस की विस्तारवादी नीति से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हो सकता था, अतः दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे। फिर भी रूस ने मध्य एशिया में ताशकंद, समरकंद, खींचा तथा खुशकंद पर अधिकार कर लिया। अब रूस अफगानिस्तान की ओर बढ़ना चाहता था, किंतु इंग्लैंड ने उसे इस दिशा में बढ़ने से रोक दिया। अफ्रीका के बंटवारे से पहले ही सुदूर पूर्व में यूरोपीय शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। इंग्लैंड ने चीन में 1840 से 42 ईस्वी के अफीम युद्ध के समय हांगकांग पर अधिकार कर लिया। 1857 ईस्वी में टिम्सिन की संधि करके चीन के 11 बंदरगाहों पर व्यापार की सुविधाएं प्राप्त कर ली। इसी तरह की सुविधाएं कुछ समय बाद फ्रांस, रूस और अमेरिका ने भी प्राप्त कर ली। फ्रांस ने कोचिन चाइना पर अपना संरक्षण प्राप्त किया। जापान भी चीन की लूट में सम्मिलित हुआ। उसने कोरिया का विस्तृत प्रदेश चीन से अलग कर लिया। साथ ही पोर्ट अर्थर एवं लियाओतुंग के प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। जर्मनी ने भी पाद्रियों की हत्या का बहाना लेकर चीन से याओचाओ का प्रदेश 99 वर्ष के पट्टे पर प्राप्त कर लिया तथा शांतुंग के प्रदेश में रेल मार्ग बनाने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। किंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में चीन में इन विदेशियों के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिसे बॉक्सर विद्रोह कहा गया। इस विद्रोह के माध्यम से सभी विदेशियों को चीन से बाहर धकेलने का प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। इस प्रकार 19वीं और 20वीं शताब्दी में अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय शक्तियों ने अपनी साम्राज्यवादी भूख की बहुत हद तक शांत कर लिया था, किंतु उनकी यह विजय अस्थायी नहीं रह सकी। दोनों विश्व युद्ध के पश्चात की गई संधियों के परिणाम स्वरूप अधिकांश विश्व देशों को स्वशासन के अधिकार प्रदान कर दिए गए थे।
धन्यवाद।